ईरान के बीच चौथे दिन जंग जारी है। दोनों ओर से लगातार बारूद बरसाया जा रहा है। तेहरान और तेल अवीव के साथ खाड़ी देशों में भी मिसाइलें गरज रही हैं और अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल और अमेरिका के हमले में सिर्फ ईरान में अब तक 742 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 176 बच्चे हैं, तो वहीं 750 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान ने भी 500 से ज्यादा अमेरिकी इजरायली मारने का दावा किया है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ने सरकारी टीवी पर कहा कि उसने दुनिया की तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे रोका जाएगा और निशाना बनाया जा सकता है। भारत का करीब 50% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है और दूसरी ओर फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरानी अधिकारियों के बयानों के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है। जंग कहां जाकर खत्म होगी कोई नहीं कह सकता। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान में गेराश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.3 की तीव्रता के भूकंप के झटके थे। सुबह करीब 6:55 पर भूकंप आया। 10 किलोमीटर भूकंप की गहराई रही है और जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर भी इस भूकंप को लेकर कई बातें सामने आई हैं। कई चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये हुआ क्या। एक तरफ युद्ध चल रहा है तो वहीं भूकंप के ये झटके हैं। कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो गया है। ईरान में गिराश में भूकंप के झटके हालांकि ये क्या नेचुरल हैं या किस तरीके से आए, ये समझने की कोशिश हमारी इस खास पेशकश में रहने वाली है, जिसमें एक खास पैनल भी जुड़ने वाला है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनरल नरपत सिंह और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत। गौरी शंकर गुप्ता हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़ गए हैं, स्वागत जी आपका भी। मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल नरपत सिंह आपसे ही मैं शुरुआत कर रही हूं। ये जो हमने अभी ब्रेकिंग बताई, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि भूकंप आ गया। हालांकि बहुत ज्यादा तीव्रता इसकी इंटेंसिटी नहीं है, 4.3 है, लेकिन लोग कह रहे हैं कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो गया। क्या ये नेचुरल समझ रहे हैं आप, इसके पीछे की कोई खास वजह समझ रहे हैं? ईरान में चूंकि जाहिर तौर पर मकसद यही है, एक तरफ अमेरिका भी तो कह रहा है कि नष्ट करके मानेंगे एटमी ठिकाने। आपने बताया, मैं अपने आपके तो दर्शकों को बताऊंगा कि ऐसा होता नहीं है जैसे आप बता रहे हैं कि अर्थक्वेक होता है। और अर्थक्वेक जब न्यूक्लियर अटैक होता है किसी और कंट्री से हम नहीं दूसरे बता रहे के ऊपर, नरपत जी, ये सोशल मीडिया पर कुछ चर्चाएं चल रही हैं, इसलिए अच्छा, आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। मैं तो आपके थ्रू कहना चाहूंगा कि 4th डे बैटल का हो गया है। काफी हाँ। एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। कल भी आपसे जो बात हुई थी मैंने यही बोला कि रीडिंग ऑफ बैटल को प्रॉपर तरीके से करना, उसका एनालिसिस करना, फर्स्ट डे क्या हुआ, सेकंड डे क्या हुआ, थर्ड डे और 4th डे, टारगेट्स पहले दिन क्या थे, यूएस के, इजराइल के, ईरान ने क्या किया, सेकंड डे पे फिर क्या हुआ। अभी तो जैसे नरपत जी, आज का दिन ड्रोन्स आपको चौथे दिन में क्या लग रहा है? क्या बहुत ज्यादा आक्रामकता देखने को मिल रही है दोनों तरफ से? चूंकि तेहरान के बाद अब बेरूत में भी हमने देखा किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। और यहाँ बड़ी बात यह भी है, युद्ध में को स्थिर करने के लिए कोई खास ठोस स्पष्ट नीति नहीं दिख रही है। ये क्या बताता है कि बहुत क्या लंबे समय तक चलने वाला युद्ध? जैसा कि अभी इस समय में जैसे आप युद्ध देख लो, चाहे यूक्रेन रशिया का हो चाहे ये हो, ये युद्ध मेरे जो समझ है ये लंबे चलने वाले हैं, ये जल्दी खत्म होने वाले हैं नहीं। और इसके अंदर भी जब आप देख रहे हैं कि चौथे दिन क्या टारगेट, पहले दिन के आज के टारगेट अगर आप देखें तो पहले कल उन्होंने लॉजिस्टिक बेसिस पे भी कर दिया, जहां से इनके मिसाइल के वो देखना चाहते हैं कि इनकी मिसाइलें आगे ना बने, जितनी थी उनकी खत्म हो गई है। आगे का जो अगर लॉजिस्टिक सिस्टम टूट जाएगा, उनके पार्ट्स आने शुरू नहीं पहुंचेंगे, तो दूसरे का पहले दिन एयर डिफेंस को कमजोर करने का, खत्म करने का रहता है। उसके बाद अपना एयर अटैक जाता है, उसके फिर उसको एनालिसिस करते हैं कि नुकसान कितना हुआ, क्या बच गया क्या नहीं हुआ। फिर वो आते हैं कि इनको आगे रोकने के लिए इनके जो लॉजिस्टिक बेसेस हैं, जहां से इनके स्पेयर पार्ट्स हैं या बनने या असेंबलिंग है, आपने देखा वो ठिकाने होते हैं। इस तरह से आज के दिन मरता क्या ना करता, ईरान ने तो अपने ड्रोन्स और ये जो मिलता है उसको वो कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यूएस और इजराइल के हमले आप देख रहे हैं, और आज देखें तो इजराइल तो अपने जो हिजबुल्लाह पे चले गए हैं। हर देश अपना फायदा, अपना इंटरेस्ट
वो देखते हैं, और उसी इंटरेस्ट से अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है वो उन्होंने पहले ही क्लियर किया कि हम इनको न्यूक्लियर नहीं रहने देंगे, इनका इनका जो न्यूक्लियर बेसेस खत्म करेंगे, इनकी मिसाइलें खत्म करेंगे, इनकी सोच को तोड़ेंगे। तो उन्होंने पहले उनके नेताओं को खत्म किया, फिर उनके बेसेस को खत्म किया, फिर उन्होंने उन जगहों पे जहां इनके सेंटर्स थे ये इन्होंने उनको खत्म किया। और अभी जो चल रहा है तो उन्होंने रिटेलिएशन में जो ऑयल का नुकसान हो रहा है, जो हमारा आपने बताया 50%, तो वर्ल्ड को, इंडिया को अपना देखना है कि हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे ऑयल रूट कैसे सेफ रहे, हमारे यहाँ फर्क ना पड़े। अपने देश का हर एक का इंटरेस्ट होता है। और मेरा मानना है कि चाहे इजराइल हो चाहे यूएस हो, आपने पूछा ये लंबा युद्ध चलेगा क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं। कितनी कंट्रीज के ऊपर आपने देखा कि इन्होंने मिसाइलें और ड्रोन्स पे अटैक कर दिए हैं, वो सब इन्वॉल्व हो गए। हर एक का जो पब्लिक ओपिनियन बन रहा है उस पब्लिक ओपिनियन से फर्क पड़ रहा है। और वो इस तरह से हम जिस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, रीडिंग द बैटल कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो यही इसके थ्रू बता रहे हैं कि अभी जो है ये युद्ध मेरे हिसाब से और मेरे एनालिसिस के हिसाब से लंबा चलेगा और इसकी तीव्रता बढ़ती रहेगी। तो राजपुरोहित जी कह रहे हैं लंबा चलेगा, और अमेरिका की तरफ से बयान भी सामने आ गया। ट्रम्प भी तो कह रहे हैं कि हमारे पास जखीरा है, पूरी तैयारी है लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, और आप एटमी ठिकानों को हम नष्ट करके मानेंगे। चूंकि हमारी बात नहीं मानी ईरान ने, तो अब अंजाम ये भुगतेगा। ईरान के कई शहरों में बड़ी खबर आ रही है, इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मौत भी हो गई है, करीब 13 गार्ड्स की मौत हुई है। इजराइल लेबनान के बीच भी हमले जारी हैं। लेबनान का दावा है कि घुसपैठिए रोके गए। तो देखिए, कई मोर्चों पर लड़ाई ईरान भी लड़ रहा है, तो वहीं यूएस, अमेरिका और इजराइल भी मिलकर एयर स्ट्राइक लगातार तेहरान पे कर रहे हैं। मिसाइलों के जरिए, ड्रोन के जरिए, बॉम्ब्स के जरिए। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मौत, ये बहुत बड़ा नुकसान कहा जा सकता है, क्योंकि रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है एक बैकबोन कही जाती है वहां के लिए। ना सिर्फ आप इसको सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण समझिए, बल्कि राजनीति में इनकी भी बहुत पहुंच होती है। 1979 में जब वहां पर धार्मिक रिवोल्यूशन आया था, उसके बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को बनाया गया था, और ये अपने नेता के लिए बहुत ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मौत जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान ईरान के लिए कहा जा सकता है। 13 गार्ड्स की मौत हुई है। इजराइल लेबनान के बीच भी हमले लगातार जारी हैं। जो प्रॉक्सी समर्थक हैं ईरान के, उन पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है। 52 लोगों की लेबनान में भी मौत हुई है। यहां पर अब मैं आगे और रुक करना चाहूंगी, तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, ये जो खबर सामने आई है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मौत हो जाना, कितना बड़ा नुकसान यहां पर ईरान का आपको दिख रहा है? जय हिंद मनोराग। मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं, उससे पहले कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं। आईआरजीसी जो है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान की सेना नहीं है। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो थे, वो जो रिजीम थी और वो जो कट्टरवादी जो वहां के खामनाई के फॉलोअर्स थे, ये उनके प्रति एलिजेंस रखती है, उनके प्रति लॉयल्टी रखती है। ईरान की सेना अलग है 6 लाख की। वो अब आईआरजीसी क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको समझने की जरूरत है। अब आईआरजीसी जो है वो इनके जो विचारधारा है, आपने खामनेई को समाप्त कर दिया। खामनेई के समाप्त होने से खामनेई की विचारधारा समाप्त नहीं होती है। उस विचारधारा की ताकत है आईआरजीसी। इसी वजह से इस आईआरजीसी के जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी, उसको खत्म किया गया। आपको ये पता होगा कि आईआरजीसी को अमेरिका ने और बहुत सारे यूरोपियन देशों ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। आईआरजीसी सेना नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। हालांकि उनके पास सारे साजो सामान वही हैं, नेवी भी है उनके पास, सब कुछ है, एयर डिफेंस है, सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ खामनेई की और उनकी विचारधारा की और ये जो कट्टरवादी है उनके लिए प्रति लॉयल होते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि आईआरजीसी को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं ये लोग। जब पहला हमला हुआ था पहले दिन, तो उसमें जो 40 टॉप लोग मारे गए थे, उनमें से बहुत सारे आईआरजीसी के सीनियर कमांडर्स थे। जब एक साथ इतने सीनियर कमांडर्स का नुकसान हो जाता है, देखिए जब भी युद्ध होते हैं, मैं पैदल सेना से आता हूं, तो युद्ध में लीडरशिप जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हालांकि आर्मी सिस्टम ड्रिवन, एक मिनट प्लीज मनोराग, सिस्टम ड्रिवन होती है अपने आप। तो ये जो नुकसान हो रहा है आईआरजीसी का, वो इंटेंशनली
बहुत सोचे समझे तरीके से इस नुकसान को किया जा रहा है, क्योंकि अब अगर आपको वहां रेजिम चेंज करवाना है तो जिस रेजिम की देखभाल करने वाली ताकत है उसको क्षीण कमजोर करना होगा, और वही किया जा रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आईआरजीसी के हायरार्की पर, आईआरजीसी की लीडरशिप पर और आईआरजीसी की रैंक एंड फाइल पर लगातार हमले बढ़ते जाएंगे। लेकिन अनुज माथुर जी, वहां की जो न्यू लीडरशिप है वो क्या सोच रही है? कोई नीति आपको समझ में आ रही है? क्योंकि अब तक तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि एक खून सवार है इंतकाम का, कि हम इंतकाम लेके रहेंगे, तो पड़ोसी मुल्कों को भी निशाना बना लिया गया, और लड़ाई तो इजराइल के साथ चली रही है, अमेरिका के साथ चल रही है। लेकिन आपको अब कुछ दिख रहा है कि आगे क्या करने वाले हैं? ये क्या स्टेप लेगा ईरान, या कब जाके रुकेगा? देखिए मनोराज, ईरान जो है वो एक बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर देश है। ईरान की दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, आईआरजीसी के को छोड़ दीजिए, दो महत्वपूर्ण ताकतें ईरान की जो हैं वो ईरान का इतिहास और ईरान का भूगोल है। ईरान को इस प्रकार से हराना इतना आसान नहीं होगा। वहां ईरान का एकमात्र तरीका ईरान को समाप्त करने का है कि आप उनके जो जो लीडरशिप है उसको लगातार खत्म करें, और जो वहां के लोग हैं, जो लोग इस शासन से ग्रस्त थे, उन लोगों को देखिए, मैं आपको एक दो बातें बताता हूं, इसके लिए बहुत आवश्यक है समझना कि पिछले 47 वर्षों में बहुत जबरदस्त मिसमैनेजमेंट, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ है। आज की तारीख में $1 में 14 लाख रियाल का $1 है। ये माइंड बॉगलिंग है, मेरे तो समझ में नहीं आता कैसे $1 की कीमत इतनी हो सकती है। वहां के लोगों की ओपिनियंस को सप्रेस किया जा रहा है, डिसेंट को खत्म किया जा रहा है, और तो ये इससे भी निकले हुए लोग हैं, तो उनकी आवाज कुछ दिनों के बाद आनी शुरू होगी। कुछ दिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी अकाम नहीं गए हैं, तो वहां पर माहौल कुछ अलग बना हुआ है। जहां तक सवाल ईरान की लीडरशिप का है, ये देखिए, किसी भी देश में जब खamenei थे, उन्होंने इस बात का यकीन किया था कि लेगेसी को क्रिएट किया जाए, और उनको, क्योंकि 86 साल के तो वो वैसे भी हो गए थे, तो उनके जाने के बाद कौन आएगा, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो 3 लोगों की उन्होंने अभी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाई है, उसमें से एक लीडर निकल करके आएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि ईरान और अमेरिका का पूरा कंसंट्रेशन, मनोराग, इस चीज पर है कि वो जो भी लीडर बने उस लीडर को एलिमिनेट करने का प्रयास करें, जो भी उनका मिलिट्री कमांडर बने उसको एलिमिनेट करने का प्रयास करें। ये जो आवश्यक ये चीज है वो आपको देखने में नजर आएगी। लेकिन देश है, देश का राष्ट्रपति जीवित है, तो मैं ये समझता हूं कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो ईरान में अभी है, और ये जो हमले हो रहे हैं ये उसी का नतीजा है। और एक सिस्टमेटिक तरीके से ईरान पूरे गल्फ कंट्रीज में और इजराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहा है, तो इसमें ये अपने आप नहीं हो रहे हैं, तो एक डायरेक्शन अभी भी मौजूद है मनोराग, और वो डायरेक्शन दिया जा रहा है सेनाओं को। यस। गौरी शंकर गुप्ता, पूर्व राजनयिक, भी हमारे साथ जुड़े। गौरी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, चूंकि फ्रांस का भी अभी एक बयान आया, उनका कहना है कि 4 लाख लोग लगभग मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, और वो भी इवैक्यूएट करेगा। भारत की तरफ से भी कहा गया कि इवैक्यूएशन ऑपरेशन अब हम भी चलाने वाले हैं। लेकिन क्या अब यह स्पष्ट हो पाया है कौन किसके साथ है, कौन ईरान के साथ है, कौन अमेरिका के साथ है? ऐसा है, देखिए, ये तो बड़ा क्लियर है अभी। ईरान के साथ हिजबुल्ला है, हुतीज है, और कोई देश नहीं है। कुछ हद तक वर्बली आप कह सकते हैं चाइना है और रशिया है, लेकिन वो फिजिकली कोई हेल्प उनको नहीं दे सकते इस कंडीशंस में। वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट उनको जरूर देंगे, यूएन में भी देंगे और बाहर भी देंगे, और दे भी रहे हैं। और जहां तक गल्फ कंट्रीज का सवाल है और बाकी अरब कंट्रीज का सवाल है, वो सबके सब ईरान से पहले भी परेशान थे। मैं उस रीजन में सर्व कर चुका हूँ, मैं बहरीन में भी रहा हूँ, मैं ओमान और दुबई, इधर भी मेरा काफ़ी विजिट रहे हैं। वो लोग ईरान के ऊपर कभी विश्वास नहीं करते थे। मैं अभी की नहीं, पिछले 10-15 साल पुरानी बात भी बता रहा हूँ। उनको हमेशा डर लगता था कि हमारी पॉपुलेशन छोटी है, हम बड़े प्रोस्परस हैं इकोनॉमिकली, ईरान की पॉपुलेशन बड़ी है, उनके पास हथियार हैं, और उनकी आइडियोलॉजी जो है बड़ी फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी है। तो वो कभी भी किसी भी रूप में उनके ऊपर हमला कर सकते हैं या उनकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो
अभी जो ईरान ने हमले किए गल्फ कंट्रीज में अलग अलग जगहों पे, आपने देखा कि दुबई में होटल पे भी हमला हुआ, एयरपोर्ट पे भी हुआ, कुवैत में भी एयरपोर्ट पे हमला हुआ, और भी कुछ जगहों पे हमले हुए, यहाँ तक कि अरामको पे हमला हुआ सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया में जो यूएस एम्बेसी है उसके ऊपर हमला हुआ। तो इन हमलों को देखने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि जो जीसीसी कंट्रीज की पॉपुलेशन है वो ईरान से और ज्यादा डर जाएगी और परेशान होंगी, और वो ये चाहेंगे कि किसी भी तरह से ये जो फंडामेंटलिस्ट रेजीम ईरान का है वो किसी भी तरह से वापस नहीं रहे, और वो अमेरिका को और इजराइल को इस दौरान पूरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे, क्योंकि इसी में उनका हित वो समझेंगे। और पहले भी आपने रूमर्स, स्पेकुलेटिव न्यूज सुनी है कि सऊदी अरेबिया ने एक्चुअली यूएस को प्रेशर डाला था जी। कि आप हमला करें, क्योंकि उसका रीजन क्या है, ऐसा था कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके ऊपर हाँ। आधिपत्य जमाने के लिए ईरान का काफी वर्षों से प्रयास रहा है, और उसी प्रयास में सऊदी अरेबिया अभी उनके पास सुन्नी के दो बड़े श्राइन है, मक्का मदीना, तो उनको लेकर के वो समझ रहे हैं कि सऊदी का जो आधिपत्य है हाँ। उसको थ्रेटन नहीं कर दें। तो ये भी एक साइड बाय साइड एक नई पहल चलती रहती है इन दोनों जी जी। कंट्रीज में। तो ईरान को जो है सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरह बिल्कुल से गौरी शंकर जी, ज्यादा और ये बात पावरफुल सामने भी बने। रहती कि सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान हैं उन्होंने तक यहाँ पर ट्रंप से बात की थी कि आप हमला कीजिए, हम आपके साथ हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने ब्रिटेन के पीएम की आलोचना की है, ईरान के खिलाफ समर्थन ना देने की आलोचना की। और आपको बता दें कि यूके मददगार नहीं रहा, ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये कह रहे ट्रंप। यूएस मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन पर निर्भर नहीं है, ये भी कह रहे ट्रंप। साथ ही कह रहे हैं कि स्टारमर को मदद करनी चाहिए थी। तो बड़ी खबर है, ट्रंप ने ब्रिटेन के पीएम की आलोचना की। अब क्या कह रहे हैं, ईरान के खिलाफ समर्थन ना देने पर आलोचना की, यूके मददगार नहीं रहा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा है। मोहम्मद अली जी, ये जो ट्रंप का बयान आया है, क्या डिकोड कीजिए तो यहां पर अब इसके यहाँ क्लैरिटी मिल पा रही है कि कौन किसके साथ है। पहले तो ब्रिटेन ने भी कहा था और तमाम जो यूरोपियन देश थे उन्होंने कहा था कि हम अपना बेस इस्तेमाल नहीं करने की इजाजत देंगे अगर ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका। देखिए, अगर ईरान, कल की बात है, यूरोप के 3 अहम देश यूके, फ्रांस और जर्मनी का बयान भी आया था, का एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ था कि ईरान रेकलेस हमले कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बहरीन में, कुवैत में, कतर में वहां पे निशाना दागे। तो ठीक है, वहां पे सैन्य यूएस सैन्य बेस है वहां पर, समझ, फिर भी कोई लॉजिक नहीं है, मगर फिर भी समझ लेता हूं। यूएई में तो अमेरिकन बेस नहीं है, अमेरिकन मिलिट्री बेस नहीं है यूएन में, यहाँ पे यूएई में। वहां पर इसलिए दागे निशाने ये बोल के कि भाई वहां पे जासूस बैठे होंगे शायद। यूके ने बोला कि हम साथ देंगे, लेकिन साथ नहीं दे रहा है। क्यों? अभी यूके की इकोनॉमी भी अभी गिरी हुई है बेसिकली। और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आता हूं मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। मेरी कल एक बहुत ही पहुंचे हुए स्ट्रेटेजिस्ट एनालिस्ट हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो मुझे क्या कहते हैं, एक एंगल और सामने आया, बड़ा दिलचस्प एंगल है ये। वो कहते हैं कि अमेरिका समझ गया है कि उसका असली दुश्मन, असली थ्रेट उसको है चीन से, रूस से नहीं। और चीन को अगर लॉजिकली देखें, चीन को तेल कौन देता है? वेनेजुएला देती थी, और ईरान। ये दोनों के बचा ईरान। अब ईरान के अंदर, जैसे कि आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करी कि वो बंद हो गया है, इससे मेरे को और याद आता है 1984 में कर्ग आइलैंड है ईरान का, वहां पर टैंकर वॉर चली थी जब इराक ने ईरान पे हमला कर दिया था, उनके ऑयल टर्मिनल पे और ऑयल टैंकर्स पे। तब जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की नौबत पर आया था। अमेरिकन इंटरवेंशन की वजह से बंद नहीं हुआ था। मगर देखिए 1972 में भी ओमान ने 22 किलोमीटर का अपना समुद्री इलाका बताया, और
1972 में। जी। और देखिए एक ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिफ है। ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिफ जो है वो अटैक है 18 अप्रैल 1988 में। यूएस अमेरिकन फोर्सेस ने ईरानी टेरिटरी के जी। अंदर के वाटर बेसिकली उनके जो पानी है उसके अंदर एक ईरानियन नेवल माइनिंग के अंदर और नेशनल वाटर्स में पर्शियन गल्फ के अंदर जो आता है उसमें ईरान इराक वॉर के ही दौरान तकरीबन सब्सिक्वेंट एक डैमेज किया था। अमेरिकन वॉरशिप डैमेज हुई थी। जी जी। तो अमेरिकन ने अटैक किए थे उनके सेवरल ग्रुप्स जो कि सरफेस वॉरशिप पे थे और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट का नाम था और उसके एक क्रूज एस्कॉर्ट थे यूएसएस ट्रुक्सटन जी। वो अटैक शुरू कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स जहां पर दोनों सरफेस ग्रुप हुए थे। फिर ईरान एयर 655 को डाउन किया था 3 जुलाई 1988 में जब 290 पैसेंजर्स के ऊपर ऑन बोर्ड थे वो मारे गए थे। हाँ। ईरान एयरबस A300 को शूट डाउन किया था और उसमें स्ट्रेट के ऊपर जब वो स्ट्रेट के ऊपर से उड़ा था अमेरिकन गाइडेड मिसाइल्स यूएसएस क्रूज विंचनेस CG-49 मोहम्मद अली जी, अभी शाही ड्रोन का भी बहुत जिक्र हो रहा है ईरान की तरफ से। उसका कहा जा रहा है डेडली है वो ड्रोन और बहुत सस्ता भी है। उस पर भी मैं आपके पास आऊंगी। और आपने जो हॉर्मूज की बात की ना वो सबसे अहम है भारत के लिए भी, चीन के लिए भी, क्योंकि खुद यहाँ पर ईरान का दावा है कि हॉर्मूज बंद कर दिया है। ब्रेक के बाद मैं आऊंगी और नरपत जी आपसे मैं समझूंगी हॉर्मूज का अगर बंद हो जाना है तो फिर ये तेल का क्या बड़ा संकट अब सामने आने वाला है। तकनीकी पार्क में माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर है। इजराइल में बीरशेबा तकनीकी पार्क पर हमला हुआ है और बड़ी बात यह है कि आप देखिए तकनीकी पार्क में माइक्रोसॉफ्ट MNC बड़ी कंपनी का दफ्तर है जहां पर मिसाइल हमला ईरान की तरफ से किया गया है। एक तरफ इजराइल भी तेहरान में ताबड़तोड़ बम गिरा रहा है तो वहीं मिसाइल हमला ईरान भी कर रहा है। ये दक्षिण इजराइल की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तकनीकी पार्क जहां पर आप धुआं उठता देख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है और ऐसे में सवाल ये कि कहीं खतरे में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस तो नहीं। तकनीकी पार्क स्थित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर यह अटैक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आसमान में आपको धुआं दिख रहा होगा। चीख पुकार वहां पर बची हुई है। लोग बंकर में जा रहे हैं, बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं। इजराइल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीरशेबा तकनीकी पार्क पर यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है। अभी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ईरान देखिए कई मोर्चों पर लगातार यहां पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पड़ोसी मुल्क पर भी हमले कर रहा है। यूएस मिलिट्री बेस पर हमला कर रहा है। बहरीन पर हमला हुआ। ओमान में भी बताया जा रहा है कि रिफाइनरी के बाद अब बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए। मेजर जनरल जी, ये जो हमने तस्वीर दिखाई है माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को भी यहाँ पर टारगेट पे लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि अपने कहावत है मरता क्या ना करता, और अंग्रेजी में कहते हैं मैंने कैट इज कॉर्नर्ड। तो ये दुखती रग अब ईरानियंस को उनकी साइक को समझना चाहिए। थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस है कि जब मैं ट्रेनिंग में थे तो मेरे ही प्लेटून में देहरादून में मेरे साथ में ईरानियन वो कभी गिव अप नहीं करते थे। वो मरता फुटबॉल खेलते थे। वो कहते हैं सर आखिरी दम तक लड़ाई, और वो लड़ाके हैं और उनकी एक साइक है उनकी। जैसे पहले बताया था IRG के बारे में, तो उनकी साइक ये है कि जब ये कॉर्नर हुए, इन्होंने इनका नुकसान हुआ तो इन्होंने आज चौथे दिन पे जो अपन देख रहे हैं सुबह से, अभी आपने बताया कि इन्होंने अपना पूरा जोर जो होता है वो लगाया है ये दिखाने के लिए कि वॉर 2 साइडेड है, 1 साइडेड नहीं है कि हमारा नुकसान हम भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह से ऑयल रूट को बंद करना, अभी ये टेक पार्क पे और आयरन डोम वो वगैरह सारी जो बातें होती हैं वो अभी वर्ल्ड के सामने आ रही है कि टेक्नोलॉजिकली जब इनके मैं जाने से पहले मैं बताया था आपको कि उन्होंने पहले देखा कि इनके लॉजिस्टिक बेसेस इनके उस जगहों पे इन्होंने अटैक जब यूएस और इजराइल ने किए तब उन्होंने वही वापस रिटेलिएट में आ गए और वो भी परवाह नहीं कर रहे हैं। ईरानियंस आर दोज काइंड ऑफ साइक के आफ्टर इफेक्ट बाद में देखे जाएंगे, पहले दिखाना है, दे हैव टू शो। तो उन्होंने आज के दिन में जितने भी आपने खुद ने बताए हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हम देख रहे हैं कि ईरानियंस आर नॉट गिविंग अप एंड दे आर डूइंग, उन्होंने वो जो कहते हैं ना कॉर्नर्ड कैट पक्का झपटा मारेगी और वो चल रहा है। और इसीलिए मैंने आपको मेरा लेकिन नरपत जी कहां जाकर रुकेंगे?
टारगेट क्या है उनका, उनका मकसद क्या है? और दूसरा ये कि देखिए, युद्ध जो है सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, मिसाइल से, ड्रोन से नहीं लड़ा जाता, इंटेलिजेंस भी एक हथियार बनाया जाता है। अब ये हॉर्मुज का रास्ता बंद करना जाहिर तौर पर ये भी एक रणनीति ईरान की दिख रही है। लेकिन अगर ये रणनीति, क्या ये बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान किसको पहुंचाएगी, किस देश को पहुंचाएगी? हमारे पास क्या उसका कोई ऑप्शन दिखता है? बताया कि रूट्स, लंबे रूट्स हैं, लेकिन रूट्स तो अवेलेबल हैं। लेकिन आप पहले भी बात हुई है, जो बताया गया था कि 50% हमारा ऑयल भी आ रहा है, तो इन्होंने वो उस रग पे हाथ रखा है जो दुनिया को अफेक्ट कर रही है। तो एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है कि यूएस के ऊपर प्रेशर आए कि जो आप कर रहे हो उससे, अभी ये सिर्फ यूएस इजराइल वर्सेस ईरान नहीं रह गया है, पूरा इतने कंट्रीज हैं, अगर नाम लें वो अलग हो, अब दुनिया के दूसरे देश भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये ईरान का एक सोची समझी साजिश है कि चाहे वो ऑयल को रोके, चाहे टेक पार्क पे अटैक करें, चाहे उन्होंने ड्रोन से लेके और जो सुबह अपने इन्होंने अटैक दिखाए हैं, तो उनसे उन्होंने ऐसा स्ट्राइक करके कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि जिससे कि दुनिया के बाकी देश, जैसे यूके का आपने जिक्र किया, अब सभी देश ये कहेंगे कि कैसे रुके। वो सब बाकी अफेक्टेड लोग हैं जिनकी इकोनॉमी, जिनकी कीमत, जिनकी ऑयल की कीमत वो आ रही, तो बाकी एक तरह से ये प्रेशर आएगा यूएस के ऊपर और इजराइल के ऊपर के वो इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें, और जिससे कि ये खत्म, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट हम देख ही रहे हैं कि वो सब कह रहे हैं शांति शांति, क्योंकि इससे नुकसान सबको होने वाला है और हर जगह नुकसान, हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देख रही है। खत्म कैसे होगा? चूंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि जब तक एटमी ठिकानों को नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। ईरान भी कह रहा है कि युद्ध अभी चलेगा, मैं तो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पे मेजर जनरल अनुज मारूदी, मुझे ये समझाइए, हॉर्मुज अब बंद कर दिया गया है, अमेरिका कह रहा है कि नहीं बंद किया है, लेकिन वहां पे उनके जो तेल के टैंकर थे उनको निशाना बनाया गया। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि आगे अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? क्योंकि चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना लगातार सिर्फ बयान दे रहा है, निंदा कर रहा है खामनेई की हत्या का, उनको कह रहे हैं कि ईरान की समृद्धता की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। क्या आगे वो सैन्य मदद के लिए भी आएगा? क्या रूस सैन्य मदद के लिए आएगा, या सिर्फ ये बयानबाजी तक होगी? अनुराग, मैं आपको दो तीन आपके प्रश्न के पहलू हैं, एक दो बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चीन के ऊपर कमेंट करूंगा, फिर मैं हॉर्मुज के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि हॉर्मुज के बारे में बात करना बहुत आवश्यक है। देखिए, चीन की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी जो है वो इस बात पर आधारित है कि वो युद्ध को बिना लड़े जीतना चाहते हैं। चाइना बिलोंग्स टू ए स्कूल ऑफ थॉट which wants to win a war without fighting. कोर्शन, दबाव, हर प्रकार का प्रेशर, हर प्रकार का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये उनका मुख्य हथियार है। और आज आप देखेंगे कि आपने बिल्कुल सही बात बताई थी कि आज जो सुपर पावर राइवलरी है वो अमेरिका और चीन के बीच में है। चीन की स्टेटेड पॉलिसी है कि वो 2050 तक सोल सुपर पावर विश्व की बनना चाहता है, अमेरिका से आगे निकलना चाहता है, और ये उसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि फिलॉसफी इसलिए बता रहा हूं कि चीन कभी भी आकर के लड़ेगा नहीं। भारत उसका इतना पुराना दुश्मन है, 1967 के बाद से लेके आज तक एक भी गोली फायर नहीं हुई है चीन के हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो ये चीन की अपनी फिलॉसफी है, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि चीन जबानी जुमा खर्च करता रहेगा, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो और कोई हो, या ब्रिक्स हो, या कुछ भी हो, थोड़ा बहुत साजो सामान दे देगा। अभी उन्होंने तुरंत, जैसे लड़ाई शुरू हुई, उन्होंने अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया कि हमने कोई मिसाइल नहीं दी ईरान को, हमने ये नहीं किया। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और अनुराग, मैं आपको बता सकता हूं कि चीन फिजिकली इस युद्ध में नहीं आएगा। दूसरी चीज, रूस की बात, रूस खुद, उनके हाथ पूरे जले हुए हैं, वो भी डायरेक्टली इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो युद्ध था, युद्ध है ईरान का, उनको एक उम्मीद अपने अड़ोस पड़ोस के इस्लामिक मुल्कों से हो सकती थी, लेकिन इस प्रकार के हमले उन्होंने तमाम गल्फ कंट्रीज पे करके, माथुर जी, मैं यही समझूंगी, जब ईरान के साथ अमेरिका नहीं आएगा, जब रूस नहीं आएगा, तो फिर ईरान अकेले कब तक लड़ेगा? क्योंकि पड़ोसी मुल्क भी तो उसके खिलाफ ही है। तो ये क्या आगे बता रहे हैं? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर मुझे बतानी होगी दर्शकों को। बहुत बड़ी खबर है, तेहरान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।
है। गुलिस्तान पैलेस हवाई हमलों में क्षतिग्रस्त किया गया है। मध्य तेहरान के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। ऐतिहासिक परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। कलाकृतियों पर हुए प्रभाव का आकलन जारी है। आपको बता दें कि 2013 से विश्व धरोहर स्थल में गुलिस्तान पैलेस शामिल है। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो दक्षिण इलाका है इजराइल पर, वहां पर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको टारगेट किया गया था ईरान की तरफ से। और अब देखिए, यहां पर तेहरान को बहुत बड़े नुकसान की जानकारी मिल रही है। तेहरान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्षतिग्रस्त हुआ है। गुलिस्तान पैलेस है जो कि हवाई हमलों में क्षतिग्रस्त हुआ है। तो माथुर जी, कुल मिलाकर जब युद्ध होते हैं, जब इस तरीके की सैन्य कार्रवाई होती है, तो इस तरीके का नुकसान तो लाजमी है जो हम देख रहे हैं कि गुलिस्तान पैलेस भी हवाई हमलों में क्षतिग्रस्त हो गया। आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं आपको एक फंडामेंटल डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो फंडामेंटल डिफरेंस है ईरान के हमलों में और इजराइल अमेरिका के हमलों में, वो ये है कि इंटेलिजेंस की जो अवेलेबिलिटी है वो ईरान के पास बहुत कम है बनिस्बत यूएसए और इजराइल कंबाइन के। जो यूएसए इजराइल का सीआईए मोसाद का जो एक नेटवर्क है, एक इकोसिस्टम जो कि पूरे ईरान के कोने कोने में फैला हुआ है, वो इकोसिस्टम उनको एब्सोल्युटली एक्यूरेट इंटेलिजेंस दे रहा है। आपको ये याद करने की जरूरत है कि जब युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और ये बात निश्चित थी कि जो अमेरिकन और इजरायली चाहते हैं कि वो ईरान की नेतृत्व पर, ईरान की रिजीम पर हमला करें, फिर कैसे एक झटके में 40 टॉप कमांडर्स और लीडर्स को अमेरिका ने एलिमिनेट कर दिया, इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया। उसकी वजह थी कि एक एक घंटे की, एक एक मिनट की, एक एक पल की एक्यूरेट इंटेलिजेंस उनको मिल रही थी। तो जब अब आप इस धरोहर की बात कर रही हैं, तो ये मुझको ऐसा लगता है कि कोलेटरल डैमेज अमेरिका और इजराइल के हमलों में बहुत कम हो रहा है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है कि कहां हमला करना है, किस हथियार से हमला करना है और कौन उसको डायरेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। अनुज माथुर जी, आपने जो यहाँ पे मोसाद का जिक्र किया, तो जाहिर तौर पर कितनी जड़ें ईरान के अंदर गहरी हैं मोसाद की, ये तो खामने की मौत के बाद सबको समझ में ही आ गया था कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ही धोखा हो गया है। और ये एक कहानी भी बड़ी चर्चा में है, ये मुझे लगता है लोगों को जाननी भी चाहिए। अब ईरान ये सोच रहा था कि मोसाद को कैसे टक्कर दी जाए। एक बाकायदा इंटेलिजेंस यूनिट बनाई गई और उसका जो हेड बनाया गया, इंटरेस्टिंग बात सुनिए, उनका जो हेड बनाया गया वो खुद मोसाद का एजेंट निकला। तो यहां तक गहरी जड़ें हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है गौरी शंकर जी, वो महत्वपूर्ण खबर मैं चाहती हूं कि आप इसको डिकोड करें और बताइए कि अमेरिका में इसे किस तरीके से लिया जा रहा है। क्योंकि ट्रंप के जो समर्थक है कार्लसन, उन्होंने अपने पोस्टकास्ट में बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप नहीं चाहते थे, अमेरिका नहीं चाहता था कि ये युद्ध हो, ये नेतन्याहू ने भड़काया। और मोसाद के 2 एजेंट, चूंकि मोसाद की बात आई है तो इसीलिए मोसाद के 2 एजेंट कतर और सऊदी में पकड़े गए हैं और वो बम धमाके की तैयारी कर रहे थे। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड है नेतन्याहू का? क्या ये कहा जा सकता है कि वो चाहते थे कि ट्रंप भड़के और युद्ध हो? गौरी शंकर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिएगा सर आप अपने आप। मेरा ये मानना है कि अमेरिका युद्ध में आने से थोड़ा सा रिलक्टेंट था। ये मैंने कल भी इस चीज के ऊपर थोड़ा विश्लेषण दिया था। लेकिन इजराइल का प्रेशर बहुत भयंकर था। उसका कारण बड़ा सिंपल है, इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ईरान ही दे रहा है और पहले से दे रहा है। उसको क्लियरली कह रहा है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और उसका फेस करते करते इजराइल काफी तंग आ चुका है। और अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, इजराइल ने देखा कि ईरान सबसे ज्यादा वीक पोजीशन में है आज। एक तो उनके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा हुए हैं। आपने देखा 28 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक काफी वहां रेबेलियन हुआ है और डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे। उसके बाद जो पहले हमले किए थे यूएस ने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, उनसे वो काफी वीक हो गया था ईरान। फिर उनका जो है इकोनॉमिक ब्लॉकेड चल रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो कई वर्षों से उनके पास पैसे की कमी है, वो अपने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं और इनका प्रोडक्शन लिमिटेड वे में हो रहा है। तो इन सबको देखते हुए इजराइल ने ये सोचा कि ये बेस्ट टाइम है कि ईरान को खत्म कर दिया जाए
जिससे कि उनके ऊपर जो थ्रेट आती है बार बार, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, उनका एक समाधान पूरा का पूरा निकल जाए। तो यही सोच के नेतन्याहू काफी दबाव डाल रहे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर कि आप ये एक्शन को ले लें। और यही कारण है, इसके बाद आपने देखा, अभी अपन ने चर्चा भी की थी कि सऊदी अरब भी दबाव डाल रहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर, क्योंकि सऊदी को यह डर था कि ईरान जो है अगर न्यूक्लियर वेपन ले लेगा, लॉन्ग रेंज बड़ी मिसाइल्स ले लेगा, तो उनका दबदबा पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत कम हो जाएगा। तो इन वजह से ये सब चीजें हुई। लेकिन अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा इस समय, हाँ। अभी चर्चा चल रही थी ईरान की। मैं अनुज माथुर जी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ईरान जो है खुद युद्ध में आना नहीं चाहता। वो अपने थ्रेट देगा, साइकोलॉजिकल वारफेयर करेगा, हाँ। और हो सकता है डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे दे, लेकिन वो खुद युद्ध में नहीं आना चाहता है, क्योंकि एक तो उसके खुद के वेपन सिस्टम्स प्रूवन नहीं है, उनकी खुद की आर्मी भी कोई बैटल एक्सपीरियंस उनको नहीं है काफी वर्षों से। तो उनकी आने के बाद हो सकता है उनकी बहुत बड़ी डिफीट भी हो, और उससे उनकी सारी की सारी जो साख बनी हुई तो है गौरी शंकर चाइना जी, की, मैं यही वो समझना चाह साख रही खत्म हूँ हो कि जाए। चीन और रूस तो सिर्फ बयान दे रहे हैं, वो सैन्य मदद के लिए आगे आ नहीं रहे हैं। कम से कम इजराइल के साथ अमेरिका तो खड़ा है। अब ईरान हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। आप ये देखिए, पड़ोसी मुल्कों से भी वो लड़ रहा है, फिर वो इजराइल में भी लगातार हमले कर रहा है, और बहुत ही सीमित भंडारण के साथ। तो फिर ये कब तक कर पाएगा ईरान? ये युद्ध रुकेगा। मैं बताऊं आपको कि जो लिमिटेड इनके पास मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, वो सारे अंडरग्राउंड स्टोरेज में रखे हुए हैं। अब वो स्टोरेज से निकल रहे हैं, तो उनका कोई ना कोई एग्जिट और एंट्रेंस है। उस एग्जिट एंड एंट्रेंस को जो है काफी कुछ कामोफ्लेज किया होगा इन लोगों ने, लेकिन अमेरिकन अपने सैटेलाइट्स के थ्रू इनको मॉनिटर कर रहे होंगे। जैसे ही उनको एग्जिट और एंट्रेंस का पता लग जाएगा, वो नेचुरली उनको ब्लॉक कर देंगे, और उसके बाद ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन बाहर आके हमले करने के लायक नहीं रह पाएंगे, और उसी समय ये युद्ध दूसरे फेज में चला जाएगा, जिसमें ईरान के। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर है, राजनीतिक गलियारे से नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और वापस हम महायुद्ध से जुड़ी भी बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन ये राजनीतिक गलियारे से बहुत महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है। नितिन नवीन नाम सामने आ गया है, बिहार से राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। नितिन नवीन बिहार से, और साथ ही एक और नाम सामने आया है, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आपको हम बता रहे हैं राज्यसभा के लिए, और नितिन नवीन का नाम सामने आया है, जो कि बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, राज्यसभा के प्रत्याशी उन्हें बनाया गया है। राहुल सिन्हा पश्चिम बंगाल से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बीजेपी से जुड़ी राज्यसभा के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार से और पश्चिम बंगाल से, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित कर दी गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण लिस्ट कही जा सकती है, और जाहिर तौर पर इसमें कई बड़े चेहरे, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नितिन नवीन, बिहार से उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। और पश्चिम बंगाल से नाम सामने आया राहुल सिन्हा का, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो राज्यसभा के प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, और बिहार से उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो बिहार से नाम नितिन नवीन का, बिहार से ही वो ताल्लुक रखते हैं, और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा का राज्यसभा प्रत्याशी बनाया जाना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब चुनाव भी अप्रैल में संभवता है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आपको हम बता रहे हैं राज्यसभा के लिए। विनीत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विनीत, नितिन नवीन का बिहार से नाम आना, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा के प्रत्याशी बनाना, और राहुल सिन्हा का पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के प्रत्याशी बनाना, इसके पीछे की क्या सोच?
जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नितिन नवीन जो है वो उन्हें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद जो है वो पद दिया गया था और अभी जो है वह विधायक थे। तो साफ तौर पर जिस तरह से उन्हें उनकी भूमिका जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो की गई है, इसी को लेकर के जो है वो हम कह सकते हैं कि नितिन नवीन को जो है वो एलिवेट किया गया है, वह राज्यसभा जो है उन्हें भेजा गया है। इससे पहले भी हमने जब देखा था कि जब अमित शाह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उस वक्त वो गुजरात से विधायक थे और जैसे ही अगला जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त जो है वो उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया था। और इसी तरह इस बार भी जैसे जिस तरह से हम संभावना जता रहे थे, मैं कई बार बताया भी था कि नितिन नवीन को भी इसी तरह एलिवेट किया जाएगा और वो अभी भी बिहार से विधायक थे। हालांकि हमने जब देखा कि जब पिछली बार जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था वहां पर भी वो गए थे, वहां पर उन्होंने जो सत्र की कार्रवाई थी उसमें शामिल हुए थे, लेकिन अब जो है उन्हें राज्यसभा जो है वह बीजेपी की ओर से जो है वह भेज दिया गया है। तो साफ तौर पर उनकी भूमिका जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर होगी उसको दिखाते हुए अब उन्हें राज्यसभा जो है वह भेज दिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे नाम जो है वो यहाँ सामने आए हैं। न सिर्फ नितिन नवीन के नाम आए हैं बल्कि बिहार से जो है बीजेपी 2 अपने राज्यसभा उम्मीदवारों को जो है वो जिता सकती थी। शिवेश कुमार का नाम जो है वह भी यहाँ पर सामने आया है। शिवेश कुमार को जो है वो बिहार से भेजा गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें असम से भी जो है वो असम से बीजेपी के 2 लोग जो है वो आ सकते थे। इसके साथ ही साथ अगर हम देखिए बंगाल से बीजेपी अपने एक उम्मीदवार को जो है वो जिता सकती थी। उसी पे कड़ी में जो है वो राहुल सिन्हा का नाम जो है वह आया है। 2 नाम जो है वो उड़ीसा से आए हैं। बीजेपी में सुजीत कुमार के नाम पर जो है वो मुहर लगाई है, साथ ही साथ मनमोहन सामल के नाम पर जो है वह मुहर लगाई है। लेकिन अभी भी कुछ सीट जो है जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी भी कुछ सीट जो है वो बाकी हैं। लेकिन विनीत, उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं आया है, क्योंकि चर्चा पिछले 1-2 दिन से चल रही थी कि उनको राज्यसभा का टिकट दिया जा सकता है। क्या अभी संभावना है या पूरी लिस्ट जारी हो गई है उसमें नाम नहीं है? जी, अगर हम उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो है वो बीजेपी की क्या रणनीति होती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो है उनके जो नाम आएगी वो अन्य पार्टी के नाम से आएंगे। उनकी एक अलग पार्टी है, वो उनके नाम जो है वो आएंगे। दूसरी बात वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है जनता दल यूनाइटेड जो है उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है वह नहीं की है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार से 5 जो है वो राज्यसभा की सीट जो है वो खाली हो रहे हैं। 4 पर जो है वो एनडीए उम्मीदवार के नाम की जीत जो है वह पूरी तरह से पक्की है। 4 उम्मीदवार जो है वह जीत सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अगर बीजेपी हो या एनडीए हो अगर बेहतर तालमेल करे से कुछ निर्दलियों का या फिर कुछ छोटी पार्टियों का समर्थन हासिल कर ले, तब जो है उनकी भी जीत में जो है वो जो 5वीं सीट जो है वह भी एनडीए के खाते में आ सकती है। तो बीजेपी इसको लेकर के जो है वह रणनीति जो है वह बना रही है। और अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार जो 5वीं सीट है क्या वह उस सीट पर भी बीजेपी फाइट करेगी, यह देखने वाली बात होगी। क्या उस सीट पर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें क्या उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका जो है वह राज्य में तय की जाएगी, क्योंकि अभी जो है बिहार विधानसभा के चुनाव जो है वह हो गए हैं, लेकिन वहां पर विधान परिषद के भी उपचुनाव जो हैं वो होने बाकी हैं। वह भी अगले 1-2 महीने में वहां पर विधान परिषद के उपचुनाव होंगे। क्या उनकी भूमिका जो है वो राज्य में होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नापतोल किया जा रहा है इस बात का। लेकिन विनीत ये बताइए, दो चीजों पर हमारी निगाह टिक गई। एक तो नितिन नवीन का नाम सामने आना, आप बता रहे कि राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से आगे उन्हें मनाया जाए, एक बड़ी रणनीति दिखती है। साथ ही राहुल सिन्हा का पश्चिम बंगाल से नाम आना, इसके पीछे क्या आपको स्ट्रैटेजी बीजेपी की दिख रही है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अप्रैल में चुनाव होने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान का इजरायल पर मिसाइल हमला हुआ है। बड़ी खबर यह है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है उसको टारगेट किया गया है। बड़ा नुकसान हुआ है तकनीकी पार्क
दक्षिणी इजराइल का, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है और वहां बताया जा रहा है कि उस बिल्डिंग से धुआं उठता भी दिख रहा है। कई जगह पर ड्रोन से हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से और वहां पर कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर दरार आ गई है, चीख पुकार मची हुई है। बीर शेबा तकनीकी पार्क पर यह हमला हुआ है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर भी है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अली जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर अब आपको क्या लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी क्या होती है युद्ध जब लड़ा जाता है अमेरिका इजराइल का? अब आपको क्या लग रहा है आगे क्या टारगेट होने वाला है? टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, अब आगे क्या? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, अगर हम देखें स्ट्रेटेजिकली अमेरिका की मंशा क्या थी, उसका लक्ष्य एम क्या था? ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना? नहीं, रिजीम चेंज करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा तेल जो है, चीन जो स्ट्रेटेजिकली उसकी ज्योग्राफिकली लोकेशन ऐसी है, उसके पास एनर्जी नहीं है, तो चीन निर्भर है वेनेजुएला और ईरान के लिए एनर्जी के लिए, तेल के लिए। अब अमेरिका ने तो 24 घंटे के अंदर 7 इनके लीडर, इनकी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। इनके डिफेंस मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ ऑफ IRGC, इनके सुप्रीमो, ठीक है। वो बहुत बड़ी गलती करी क्योंकि जंग वहां से खत्म नहीं हुआ, इनका जंग वहां से शुरू हुआ है। अगर अयतुल्लाह khomeini को खत्म करना था तो उनको चुपचाप से खामोशी से असैसिनेट कर देते, उनका भी नुकसान नहीं होता इनका। मोहम्मद अली जी, आपने जो बताया कि चीन का किस तरीके से हित जुड़ा हुआ है, इसीलिए आज भी बयान चीन की तरफ से आया और चीन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की और कहा है कि सबसे जरूरी है कि जो ऊर्जा रक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए। कैसे होगी फिर यहाँ पे सुनिश्चित, क्योंकि ये तो पूरा युद्ध चल रहा है अभी? नहीं, देखिए, इसके अंदर यहां पर सबसे बड़ा रोल मैं देख रहा हूं 2 चीजों का मात्र। हालांकि 3-4 पॉइंट्स हैं। 2 चीज, एक तो तेल और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पूरा तेल वहां से जाता है। बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक, जैसे कि होता है, लोगों के सरल भाषा में समझाता हूं मैं लोगों को समझने के लिए। हम लोग अक्सर में दिल्ली में भी देखते हैं वन वे ट्रैफिक, यहां से ट्रैफिक आता है, वहां से ट्रैफिक। तो वैसे ही एक तरीके का मैं उसको बोलूंगा वन वे ट्रैफिक ही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से। यहाँ पर तेल जाता है मेन, और यहां पर भी इस पे कोलिशन हो चुके हैं। जैसे कि जनवरी 2007 में यहां पर एक न्यूक्लियर सबमरीन थी, USS न्यूपोर्ट न्यूज, उसने स्ट्रक किया MV मोगावा। और जब ये जो कि MV मोगावा एक 3 लाख टन की जापानीज फ्लैग क्रूड टैंकर है, जो कि साउथ स्ट्रेट के अंदर वो स्ट्राइक इनकी आपस में टकराव हुआ था। लेकिन यहां पर किसी को नहीं हुआ, कोई ऑयल लीक नहीं हुआ। और 20 मार्च 2009 को यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी लॉस एंजलिस में लॉस एंजलिस के शिप का नाम है, वो क्लास सबमरीन है, और USS हार्टफोर्ड वो कोलाइड हुए थे, जहां पर सेंट एंटोनियो क्लास एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक USS न्यू ऑर्लिन्स जिनका नाम है, इस स्ट्रेट कोलिजन हुए थे। उस कोलिजन के अंदर रैप्चर हुई एक फ्यूल टैंक अबॉर्ड न्यू ऑर्लिन्स, जिसमें 25,000 US गैलन्स का मरीन डीजल फ्यूल हुआ था। और ईरानी की नेवी के अंदर, देखिए, पहली बात तो जनरल अनुज माथुर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि चीन जो है लड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि जो जीत जाए बिना लड़े। ये संजू की फिलॉसफी है। संजू ने एक किताब लिखी, संजू चीन के फिलोसफर थे, जैसे कि हमारी चाणक्य रीति है ना, वैसे। बिल्कुल मोहम्मद अली जी, चूंकि अभी अब यहाँ पे ये मैं समझना चाहूंगी कि युद्ध की आगे की नीति क्या दिख रही है। हमारे साथ मेजर जनरल भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल नरपत जी, मुझे ये बताइए, युद्ध की नीति, युद्ध का भविष्य आगे क्या दिख रहा है? क्या आपको ये संभावना दिखती है कि मिडिल ईस्ट में जो पड़ोसी मुल्क है ईरान के, जिस पर यहाँ पर हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है, क्या वो भी रिटेलिएट करेंगे? हालांकि एक कदम तो सऊदी अरब की तरफ से उठाया गया था कि वहां उन्होंने दूतावास बंद कर दिया था। देखिए, जैसे कि अपन पूरा डिस्कशन 1 घंटे से देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपन वॉर को फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे का देख रहे हैं। अभी टेक्निकल पार्क, उनके दूसरे अड्डे, यहाँ पे पहले क्या रिजीम चेंज, और रिजीम चेंज का होने का आपको थोड़ा
इतिहास में जाना पड़ेगा कि ईरान 1970 में शाह का जो टाइम था, सबसे मॉडर्न कंट्री था। शाह अपने इंडिया भी आए थे, और अपनी जो बहुत इंदिरा गांधी कैनाल या राजस्थान कैनाल में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वो हमारे साथ उनके रिश्ते उस समय के उनके साथ थे। उसके बाद में भी मेरी बता रहा हूँ आपको, एक विजिट थी ईरान की 2019 में, तो वहां पे काफी हफ्ते 10 दिन में लोगों से इंटरेक्शन हुआ। कुछ स्पोर्ट्स के लोग थे जो खुल के उनके घरों में बात हुई, तो काफी ऐसी जनता है जो चाह रही है कि हम संसार में जो टेक्निक आ रही है, जो ओपननेस है, उसके अंदर हमको वो भी समझना पड़ेगा। एक पब्लिक ओपिनियन ईरान के अंदर बाइफरकेटेड है। एक जो है, जो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जो कट्टरवाद वाले लोग हैं, दूसरे काफी जनता और स्पेशली यूथ चाहता है कि हम भी दुनिया को एंजॉय करें जो अपन पूरे संसार में देख रहे हैं। तो उनका भी तो सहयोग और पब्लिक ओपिनियन उस वाले लोगों को आगे बढ़ाने का काम यूएस का है। इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है कि एक बार इनके सारे अड्डे खत्म हो जाए, मिसाइलें खत्म हो जाए, तो हमारा खत्म हो जाए। सऊदी अरेबिया का आपने भी, इजराइल के ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहे हैं आपने जो बताया। अमेरिका के ऑब्जेक्टिव यही था कि रिजीम चेंज हो। अब खामनेई के सामने बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने देखे। अब यहाँ पर ट्रम्प भी कह रहे हैं कि अब आपका मौका है, वहां ईरान की जनता से कह रहे हैं आइए आप अपना बदलिए, अपना नेता चुनिए। लेकिन ये अभी तो फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। क्या ये होगा? थोड़ा वक्त लिया जा रहा है? कि मैं शुरुआत में मैंने बोला कि ये युद्ध ऐसे खत्म नहीं होगा और जल्दी खत्म नहीं होगा कि जब तक कि एंड स्टेट, हर युद्ध की एक एंड स्टेट हर एक कंट्री अपना लगाता है, कोई भी युद्ध हो। तो एंड स्टेट जो यूएस की है, आप कहीं भी देख लो, जो इराक में थी, तो इराक पूरा नष्ट करके जब सद्दाम हुसैन खत्म हो गया, उसके लोग खत्म हो गए, नए लोग आ गए। उसी तरह से आप देखिए कि वेनेजुला से जो उठ गया नया चीज, यहाँ जब तक कि नई रिजीम का नहीं कन्फर्ट होगा कलेक्शन, यूएस पीछे हटेगा नहीं। और जिस तरह से अब बाकी पैनलिस्ट ने बताया है, चाइना रशिया सिर्फ वर्बली यूएन में उसमें ये सब करेंगे, लेकिन वो आके इनके साथ में आके लड़ाई में नहीं है। और इसी तरह से आप पूछ रहे थे, मेरा मानना है सऊदी अरेबिया या बाकी जहां इन्होंने अटैक किए हैं, वो भी अपनी लड़ाई यूएस के थ्रू ही लड़ेंगे कि आपके कारण ये हो रहा है, हमारा ऐसा है। लेकिन वो हर एक का अपना कंट्री का, मैं शुरू में समझाऊंगा, दुनिया के अभी फिलहाल जो हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट आर दी बेस्ट। दे आर नो फ्रेंड्स, दे आर नो एनिमीज। नेशनल इंटरेस्ट जिसके साथ अच्छे मेल खा रहे हैं वो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ नहीं है वो उनके साथ हमारा आदान प्रदान कम होता है। तो इसी तरह से ये लड़ाई लंबी होगी, और ये लड़ाई, तब मेरा ये एनालिसिस है, मेरा ये मानना है कि जब तक कि अमेरिका यहाँ पे अपना पसंद का गवर्नमेंट रिजीम नहीं लाएगा, वो रुकने वाला है नहीं। वो सारा पहले उन्होंने उनके लीडर्स को किया, फिर उन्होंने लॉजिस्टिक्स को किया, फिर अभी आप इन देख रहे हैं कि उनके जो पब्लिक को दिखाने के लिए कि तुम्हारे ये जितनी धरोहर है ये भी चली जाएगी। तो अभी उनका काम ये है कि वहाँ की जो पब्लिक है, जो शाह टाइम की है, जो दूसरी सोच की है, उनको उकसाना, उनको आगे करना, उन लीडर। और जैसे बीच में बात हुई थी कि काफी कुछ जो इंटेलिजेंस है जी, जो सीआईए है, हाँ, वो अपना रोल अभी सारा आगे गेम अनफोल्ड हो रहा है। हाँ। अब 5वां दिन देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ, 5वें दिन के अंदर कुछ न कुछ ऐसे नाम आने शुरू होंगे, या उनके जो अड्डे हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे कि भाई उनके जो बेसेस थे जहां से मिसाइलें अभी तक तो फायर कर दी, दूसरों को तो लाना पड़ेगा ना फायर करने के लिए, उनको कुछ जोड़ना पड़ेगा। वो मोहम्मद अली हिजाज़ी, मुझे ये बताइए, जैसे कह रहे हैं सर कि अभी गेम अनफोल्ड होना है, तो वो कैसे अनफोल्ड होगा? क्योंकि ट्रम्प भी कह रहे हैं बड़ी लहर आना बाकी है, यानी कि अभी सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर में होगा क्या? पिक्चर में जब तक कि उनका वो कहते हैं ना अपने गीता में, सर्वनाश सत्यानाश पूरा नहीं होगा, और जो उनका उद्देश्य जो है, सिंगल एम टू हैव ए गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस, जब तक वो अचीव नहीं होगा, यूएस नहीं बैठेगा। जी, ये आप मान के चलिए। हाँ, और इनकी मिलिट्री पावर जब तक नष्ट नहीं होगी, इजराइल शांत नहीं बैठेगा। सऊदी अरेब वगैरह वो सब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने सब तो कर दिया। अब इन्होंने दुनिया को इन्वॉल्व, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो है टारगेट वो मिलिट्री है। ठीक है, मोहम्मद अली जी आप बताइएगा। जनरल नरपत साहब ने सही बोला है, बिल्कुल, और बिल्कुल 100% के। पहली बात तो मैं देख रहा हूं कि ये जंग बहुत लंबा चलने वाला है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अरे बस 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा,
ऐसा लोगों ने रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में सोचा, और फिर ये बोला कि यूक्रेन की में तो बाद में बोला कि नाटो का सपोर्ट था, अमेरिका यूके वेस्टर्न राष्ट्रों का सपोर्ट था, इसलिए यूक्रेन खींच पाया। आपने वो ये बताइए कि अमेरिका 20 साल लग गए, 20 साल के बाद अमेरिका फिर भी कुछ और ऐसा अपना ऑब्जेक्टिव ला नहीं पाई वहां पर। और तालिबान, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार जो हटाई वहां पे, उनके पास तो एयरफोर्स नेवी या कोई फौज नहीं थी, लड़ाके थे बस, जैसे कि ईरान के प्रॉक्सी के पास है, हमस हिजबुल्ला हुई थी, उस तरीके के। ईरान के पास केवल एक की ताकत है, वो है उनका नेवर टू गिव अप, वो जज्बा, जुनून, जोश, होश। जैसे कि इन्होंने बैटल ऑफ करबला या इमाम अली, इनके जो एग्जाम्पल है ना मार्टरडम के, शहीद होने के, शहादत प्राप्त करने के, वेस्टर्न पावर्स, अमेरिका कभी समझ नहीं पाएगी कि इनका जो ट्रेडिशन रहा है, ये हार नहीं मानते। इनके और पास रिवोल्यूशनरी गार्ड्स भी तो है, और लैंड पर अगर युद्ध लड़ा गया है तो वो एग्जाम्पल भी है हमारे सामने, लेबनान का, सीरिया का और अफगानिस्तान का, कि किस तरीके से एक तरीके से अमेरिका ने सरेंडर कर दिया था। तो ट्रम्प, हाँ बिल्कुल शॉर्ट में बताइएगा, ट्रम्प के लिए, ट्रम्प इंडिविजुअल ट्रम्प के लिए क्या नुकसान होगा, क्या अमेरिका में इसकी चीजें देखने को मिलेगी, क्या पब्लिक सामने आएगी? अच्छा नहीं लगता मैम, अच्छा नहीं लगता ऐसे नॉन स्टॉप आप बोल रही हैं, हमें कंप्लीट करने दीजिए। डिफेंस अली जी, मेरे को एक्चुअली वाइंड अप करना है, वक्त कम है, लगातार कमांड भी आती है, वो चीजें से समझ नहीं पाती है। शॉर्ट में आप 2 लाइन में बताइएगा जी सर। ऐसे आप जो नॉन स्टॉप बोलती हैं, मैं ये कंप्लीट करने दीजिए आप प्लीज, थोड़ा इसको थोड़ा, मैं ओके ठीक है, टाइम की कमी है तो मैं नहीं बोलूंगा, चुप रहिए। नहीं कंटिन्यू सर, दो उसमें लाइन में बोलिएगा, शॉर्ट में सर, वाइंड अप कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान के पास 10,000 से ज्यादा मिसाइल है उनके पास। मई 2020 में इन्होंने बल्कि अपने ही मिसाइल से, अपने ही शिप पे फ्रेंडली फायर में एक्सीडेंटली, जहां पे 19 सेलर मारे गए थे, वहां पर एक उन पे ही मिसाइल फायर कर दिया था इन्होंने। क्योंकि जोश के साथ होश नहीं खोल बैठना चाहिए कभी भी। और जून 2021 में सॉरी, इन्होंने IRIS खर्ग में एक मॉडिफाइड OL क्लास रिप्लेसमेंट ऑयलर है, जहां पे नेवी ने उसको स्ट्रेट ऑफ होम्स में ही उसको डुबाया था, जहां पे आग लग गई थी, और वो नेवी की सबसे बड़ी शिप थी, सबसे बड़ी वेसल थी। और बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे समाप्त करता हूं क्योंकि वक्त की कमी है। शुक्रिया मैडम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली जी हमसे जुड़ने के लिए। मेजर जनरल हमारे साथ नरपत सिंह जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार।